दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम देवज्ञ वाणी में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा और बाकी सब जंग लगेगा, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो दान करने से क्या कुछ होता है फायदा, इसके साथ ही बहुत सारी और भी चीजें आज हम जानेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात करेंगे। तो शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी आचार्य अरुण मिश्रा जी का। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप भी हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे कार्यक्रम के दौरान कर सकते हैं बात। आपके ईमेल के बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हम दान को लेकर आज बात करेंगे। तो दान का हमारी जिंदगी में क्या कुछ महत्व होता है, तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जानना चाहूंगी। जी, देखिए, दान का आप बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, हमारे जीवन में जो गृहस्थ जीवन है वो सर्वोपरि जीवन बताया गया है और गृहस्थी एक ऐसा जीवन है जो दान इत्यादि करके अन्य जो जीवन है, चाहे पशु हों, पक्षी हों, यति हों, सन्यासी हों, सबका भरण पोषण गृहस्थ जीवन ही करता है और गृहस्थ ही दान और पुण्य इत्यादि करता है। दान से क्या होता है कि दूसरा जो जीव है उसका भी भरण पोषण होता है, यानी मानवता को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं। मानव के प्रति आपकी जो आपने जो मेहनत किया है उसके द्वारा कुछ अंश आप दूसरे को भी प्रदान कर रहे हैं। अब उस दान से अगर कोई व्यक्ति कुछ खाता है, पीता है, तृप्त होता है, तो उसकी आत्मा, चाहे वो कहे या ना कहे, तृप्त होकर के कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा होता है। जब किसी की आत्मा तृप्त होगी तो उसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, परमात्म तत्व है, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करता है, जिसके कारण आपकी वृद्धि होती है। बिल्कुल, दान को लेकर और भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले ईमेल में यहाँ पर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे ईमेल आए हैं आचार्य जी। हमारे पास सबसे पहला जो ईमेल है वो आज आया है अविनाश चौधरी जी का, आगरा उत्तर प्रदेश से। इनकी अविनाश चौधरी जी की हम डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, 6/2/1984। 6/2/1984 और इनका जन्म का समय है सुबह 11 बजे का। सुबह 11 बजे जी, और इसके साथ ही इन्होंने इनका अपनी जन्म कहाँ हुआ है? आगरा में। आगरा में। जी, इसके साथ ही इन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो है रश्मि चौधरी, उनकी भी जन्म की तारीख और जन्म का समय दिया है। जी, आप पहले इनकी जो समस्या है उसका समाधान इनकी बताएं। समस्या संतान को लेकर ही है, तो शायद इसीलिए इन्होंने पति पत्नी दोनों की जन्म की तारीख, बिल्कुल। जन्म का देखिए समय दिया है। दर्शकों, संतान के लिए विशेष रूप से अगर जब प्रश्न करना होता है तो पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, किंतु विशेष रूप से यानी जो अध्ययन किया जाता है पुरुष की कुंडली का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री की कुंडली को अध्ययन किया बिना ही किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाए। हो सकता है एक की कुंडली में योग बन रहा हो, दूसरी की कुंडली में ऐसा योग ना बन रहा हो। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपनी पत्नी और पति और पत्नी दोनों का ही बर्थ डिटेल दिया हुआ है, जिसके कारण जो ग्रहों की स्थिति है वो सही रूप से मिल पाएगी। अब इन्होंने जहाँ तक अपनी जो जन्म तारीख बताई है हमें 6 फरवरी 1984, समय 11 बजे सुबह का बता हुआ है। इसके अनुसार इनकी जो जन्म कुंडली है मेष लगन की कुंडली है। संतान के लिए जब भी हमें विचार करना होता है विशेष करके ध्यान आता है कुंडली में पंचम स्थान का। संतान का अधिपति हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह होते हैं और बृहस्पति ग्रह के साथ ही साथ पुंसवन का कारक, पुरुषत्व का कारक हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह होता है। पुरुष की कुंडली में संतान के लिए अध्ययन करने के लिए पंचम भाव का कारक ग्रह और पंचम भाव यानी संतान का कारक ग्रह और शुक्र ग्रह का विशेष रूप से अध्ययन करना है। इनकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ पंचम स्थान का अधिपति सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह एक नपुंसक ग्रह के साथ में होकर के अपनी शत्रु राशि 10वें स्थान में जाकर के शनि ग्रह की राशि में बैठ गया। एक तो पंचम स्थान का अधिपति ही यहाँ पर खराब स्थिति में बैठ गया। दूसरी चीज, संतान का कारक जो गुरु ग्रह होता है, गुरु ग्रह 9वें स्थान में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और शुक्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि स्थिति ग्रह की ठीक है,
किंतु फिर भी इनको संतान को लेकर के विशेष समस्या है। अब यहाँ पर गुरु ग्रह की स्थिति अगर हम देखते हैं तो वो डिग्रियों में, यानी जो उसकी डिग्री है, अंश हैं, वहाँ पर कमजोर पाया जा रहा है। जब कोई भी ग्रह अपनी खराब स्थिति में होता है, यानी मृत अवस्था में होता है या वृद्धावस्था में होता है, तो अपना प्रतिफल प्रदान कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसी तरह इनकी कुंडली में देख रहा हूँ कि गुरु ग्रह की स्थिति जो है वो बाल्यावस्था में है, यानी उस समय अगर कोई भी छोटा सा बच्चा होगा तो अपने कार्य को कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा। तो इसी तरह इनकी कुंडली में संतान की प्राप्ति का योग तो बनता है, किंतु वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है। संतान गर्भ धारण करने की स्थिति तो बनती है, लेकिन किसी कारण जो है वो संतान सही से रुक नहीं पाती है। इसलिए आपको उपाय करना है, विशेष रूप से गुरु ग्रह का रत्न आप धारण करें। दूसरी चीज़ यह है कि आप संतान गोपाल स्तोत्र या संतान गोपाल मंत्र का जप इत्यादि करें, और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा इसका जो अनुष्ठानिक, यानी संतान के लिए विशेष रूप से अनुष्ठान कराया जाता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उसको संपन्न कराएं तो शीघ्र ही संतान प्राप्त होने की आपकी कुंडली में योग बनते हैं। विशेष रूप से अगर हम गोचर की स्थिति देखें तो गोचर में भी अभी पंचम स्थान में बृहस्पति ग्रह रूलिंग कर रहा है। इस समय में अगर आप अनुष्ठान इत्यादि जो ग्रह का उपाय है वो बताया गया है वो विशेष रूप से करते हैं तो शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बन जाएंगे। चलिए, तो अविनाश चौधरी जी और रश्मि चौधरी को तो आपने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से संतान का जो योग है वो इनके यहाँ पर बनेगा। बहुत सारे और भी ऐसे दर्शक होंगे जिनके साथ इसी तरह की समस्या है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? विशेष रूप से देखिए, संतान का जैसे मैंने बताया कि संतान का कारक हमारी कुंडली में विशेष रूप से संतान भाव को जब भी देखना होता है, पंचम स्थान को हम विशेष रूप से देखते हैं और शुक्र ग्रह को देखते हैं। शुक्र ग्रह इसलिए देखते हैं, शुक्र हमारे कुंडली में पुरुषत्व का कारक है, पंचम स्थान संतान का कारक है और संतान का कारक गुरु ग्रह है। इनमें से कोई भी ग्रह अगर कमजोर स्थिति में आता है तो संतान में निश्चित रूप से किसी न किसी कारण जो है बाधाएं, रुकावट या ना होना या संतान होकर के मृत हो जाना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। पंचम स्थान से ठीक 180 डिग्री के अंतराल में एकादश स्थान है, यहाँ पर भी अगर कोई पापक ग्रह आ जाता है तो संतान होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपकी कुंडली में या किसी अन्य दर्शक की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है या संतान या कोई अन्य समस्या है, तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर इस छोटे से कार्यक्रम में इतनी सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड की सभी लोगों की हम ईमेल के द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, इसी समस्या को देखते हुए हमारे संस्थान ने, यानी हम लोगों ने, हमारे साथ और अन्य ज्योतिषियों ने मिलकर के विशेष रूप से एक अरिष्ट निवारण संग्रह नामक विशेष कुंडली का निर्माण किया गया है, जिसमें सूक्ष्म रूप से ग्रहों की सही गणना करके उसके अनुसार उसमें जो फलादेश होता है, क्या प्रतिफल कब प्राप्त होगा और किस प्रकार से उसका उपाय करना चाहिए, इसको आप हमारे संस्थान से बनवा करके और अपने आप ही जान सकते हैं कि कब हमें समस्या आएगी, संतान होगी या नहीं होगी। से एजुकेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आने वाली, अगर आ रही है तो उसका किस प्रकार से निदान किया जा सकते, उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, अवयोग हैं, इन सब चीज़ों का विस्तृत विवरण जो है इस अरिष्ट निवारण संग्रह में दिया गया है। कोई भी दर्शक इसको जो है मंगा करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें ग्रहों के अनुसार, गणना के अनुसार जो भी योग अवयोग है सब कुछ दिया गया है और उसके साथ साथ में उसका उपाय भी बताया गया है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने यहाँ पर। और कुंडली से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या और भी आपके मन में कोई बात है तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी आपने जैसे कुंडली को लेकर बात की तो एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय मालूम नहीं है। क्या बच्चों की अगर उनके जन्म कुंडली है तो क्या माता पिता की कुंडली के बारे में सब कुछ पता चल सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि कुछ समय पहले लोगों को इतना जो है जागरूकता, आज जो है कुछ शिक्षित समाज हो गया जिसके कारण लोग मोस्टली जो कुंडलियाँ बनवा लेते हैं,
पहले इतना शिक्षित समाज ना होने के कारण बहुत सारे घरों में कुंडलियों की व्यवस्था नहीं थी, यानी उनको समय ही नहीं पता चल पाता था, इसलिए कुंडलियां नहीं हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है और आपकी बच्चे की कुंडली है तो उसके बहुत हद तक, क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है उसमें संपूर्ण जीवन का विवरण होता है और संपूर्ण जीवन में आपका परिवार, आपके संबंध सब कुछ आते हैं। उसी प्रकार खास करके आपके जीवन में विशेष संबंध किससे होगा? माता पिता से होगा। तो माता पिता का आपके साथ में संबंध होगा ही होगा। तो बच्चों की कुंडली से माता पिता के बारे में कुछ काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त करते, उनको कब कब कष्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ें, या उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इन सब की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और अगर कोई अरिष्ट समय चल रहा है तो उसके अनुसार उसमें जो कुंडली में उपाय दिया गया है या ग्रहों के जो उपाय हैं उनको करके अपने आप को सुखी बनाया जा सकता है। जी, ये तो यहाँ पर बात हुई बच्चों की कि बच्चों की जो जन्म तारीख है उसको उसके बारे में अगर हमें मालूम है तो माँ बाप की जन्म कुंडली के बारे में भी बताया जा सकता जी, है। बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चों की जन्म कुंडली भी नहीं है, माँ बाप की भी जन्म कुंडली नहीं है, तो क्या हस्तरेखा के हिसाब से ये सारी चीजें जानकारी हासिल हो सकती है कि जी, आने वाले जी, जीवन में क्या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बाधाएं आने वाली हैं और कौन सा युग आने वाला है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हस्तरेखा एक सामुद्रिक विज्ञान बहुत ही अच्छा एक शास्त्र है। अगर इसका विशेष रूप से कोई बहुत अच्छा ज्ञानी है तो ही सही रूप से इसका विवरण दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी, एक दो रेखाओं के बारे में जानकारी के कारण जो है आपकी विस्तृत कोई जानकारी दे दे, ये संभव नहीं है। अपितु इसकी अपेक्षा हम, अगर आपकी कुंडली नहीं है, बच्चों की ही कुंडली नहीं है और आप किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास चाहिए और अपन ज्योतिषी के पास जाकर के पुष्प इत्यादि लेकर के ज्योतिषी का सत्कार करके उसके साथ में एक अपनी प्रश्न लग्न कुंडली बनवाइए। उस प्रश्न लग्न कुंडली के आधार पर वो विद्वान ज्योतिषी आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान सही रूप से बताएं। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी कि अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, बच्चों की जन्म कुंडली नहीं है, तो आप प्रश्न लग्न कुंडली के हिसाब से भी अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है या आपके पास्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका आज भी खराब हो रहा है और आने वाला समय भी और ज्यादा खराब हो सकता है। उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपका सही मार्गदर्शक बने, आपका मार्गदर्शन करे। तो इसके लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हमें कॉल कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कॉल आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण घर बैठे कर सकता है। तो आप हमें कॉल करें, हमें ईमेल करें, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे मिल सकते हैं, अपने मन की बात जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि हम हमेशा कहते हैं दर्शकों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप टीवी के माध्यम से लाइव के दौरान नहीं पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि घर में बैठे आप टीवी देख रहे हैं, आपके पड़ोस वाले भी देख रहे हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी देख रहे हैं और आपने ही वो सवाल किया है। आपको लग रहा है कि ये सवाल ऐसा है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इस सवाल को मुझे टीवी के माध्यम से नहीं पूछना चाहिए था। तो ऐसे में आप अपॉइंटमेंट का सहारा ले सकते हैं और आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरिष्ट का मतलब होता है कष्ट। आपके जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं उनका जिस ग्रंथ के द्वारा निवारण हो सके वो है अरिष्ट निवारण संग्रह। जी हाँ, अरिष्ट निवारण कुंडली का एक उपाय आपको परेशानियों के चक्रव्यूह से आसानी से निकाल सकता है। इस अरिष्ट निवारण संग्रह में आपकी जन्म स्थिति के अनुसार ग्रहों की गणना करके सूक्ष्म रूप से उनका फलादेश करके और इसके बाद जो भी आपके जीवन में अरिष्ट कष्ट आने वाले हैं उनका विस्तृत रूप से क्या क्या उपाय किया जाए, क्या अनुष्ठान किया जाए, कौन से रत्न धारण किए जाएं, वह सारा इसमें निहित है। अरिष्ट निवारण कुंडली ज्योतिष की वो रहस्यमयी किताब है जो भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आपको खुद ब खुद बताती है। जो भी दशाएं आती हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं हैं, जिसमें आपको प्रतिकूलता मिल सकती है, उसके अनुसार उपाय दिए गए हैं। इसमें समाहित है आपके जीवन में जितने भी अरिष्ट हैं उनका निवारण। इसमें काल सर्प योग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।
आपके जीवन में कब साढ़े साती आएगी और किस प्रकार से प्रभाव करेगी? आपके जीवन में काल सर्प योग का प्रतिफल कैसा होगा और किस किस समय पर अधिक होगा? और आपके जीवन में कितने योग हैं, कितने राजयोग हैं, कितने अवयोग हैं, कितने दुर्योग हैं, वो कब फलीभूत होंगे और किस प्रकार से फलीभूत होंगे, वह सब इसमें निहित है। कौन सा अंक आपके लिए शुभ होगा, कौन सा अंक अशुभ होगा? आचार्य अरुण मिश्रा जी की कठिन तपस्या, कठोर यात्राएं और अनमोल ज्ञान की बदौलत आप जान पाएंगे अब अपना भविष्य। इस कुंडली को बनवा करके आप अपने जीवन की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और उस जानकारी को जान करके अपना उपाय करके स्वयं ही ज्योतिषी बन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम देवज्ञ वाणी में। और आइए अब आपके ईमेल की बारी कि आपने क्या कुछ लिख के भेजा है, क्या कुछ है आपकी परेशानी और आपकी समस्या का क्या कुछ होगा समाधान। आचार्य जी, हमारे पास अगला ईमेल जो है वो मोहित अरोड़ा जी का आया है जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। इनका बर्थ डिटेल बताइए। जी, 29 मार्च 29 मार्च 1976 1976, और दोपहर 2 बजे का इनका जन्म है। दोपहर 2 बजे का। जी, और इनका कहना ये है कि पिछले भोपाल। हाँ, भोपाल से मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? इनका कहना ये है कि मेरे सर पे पिछले काफ़ी समय से कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे जी। समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त जो रिश्तेदार हैं वो सब दूर हो गए हैं, घर परिवार वाले दूर हो गए हैं, मुझे ज़िंदगी जीने की ही आस नहीं नज़र आ रही है, मैं क्या करूं? जी बिल्कुल, देखिए मोहित जी, आपकी जन्म कुंडली में जन्म की स्थिति के अनुसार, आपकी जो बर्थ डिटेल के अनुसार आपकी जन्म लगन है, कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन का अधिपति जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में देख रहा हूँ कि अष्टम स्थान में बैठी हुई है और आपने प्रश्न किया हुआ है कि आप कर्जों से पीड़ित हैं। शत्रु, कर्जा, रोग, ऋण इत्यादि, जो अगर हम इन चीज़ों का विचार करना हो, ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हों तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई अनिष्ट ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है। इस प्रकार आपकी जो जन्म कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा एक तो आपका पीड़ित है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि दशाएं क्या चल रही हैं, दशाओं के अनुसार आपकी कुंडली में केतु ग्रह की दशा चल रही है। केतु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में दशम स्थान में बनती है। दशम स्थान हमारे जीवन में कर्म का, व्यवसाय का, रोजगार का इत्यादि होता है। अब चंद्रमा की स्थिति तो आपकी खराबी हो गई, दूसरी चीज़ दशम स्थान यानी दशम स्थान भी पीड़ित हो गया, क्योंकि दशम स्थान में बैठे हुए पापक ग्रह की दशा आपकी कुंडली में चल रही है। तो ऐसा होना आपके जीवन में स्वाभाविक है। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको चाहिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार जो आपकी स्थिति चल रही है उनका सबसे पहले आप उपाय करें। उपाय में करना क्या है, किसी भी देव मंदिर में जाकर के या कालिका मंदिर में, शनि मंदिर में जाकर के एक काले रंग का झंडा जो है वो स्थापित कराएं, जिसके कारण जो है केतु ग्रह की कुछ हद तक शांति होगी। दूसरी चीज़, सिर्फ मात्र छोटा सा उपाय करने से ही आपको पूर्णतया लाभ नहीं होगा। इसके लिए आपको केतु ग्रह के जो वैदिक मंत्र हैं अथवा लौकिक मंत्र हैं उनका जप करवाना, या अपने द्वारा स्वयं ही नित्य 108 बार जो है केतु ग्रह के मंत्र का जप करके जब पूरा हो जाए, 18,000 संख्या इसकी हो जाए, तो दशांश हवन तर्पण इत्यादि करा ले तो काफ़ी हद तक आपको जो है इससे शांति प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि केतु के अतिरिक्त भी, जैसे इनकी कुंडली में तो केतु के कारण जो है स्थिति खराब हुई है और कर्जों की स्थिति आई है। कई बार ऐसा भी होता है कि केतु ग्रह आपका ठीक है फिर भी आप कर्जों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं बता दूं दर्शकों, हमारी कुंडली में आर्थिक स्थिति बताने वाले जो ग्रह हैं, छठा स्थान जो है ये आपको कर्ज इत्यादि से पीड़ित कराते हैं। आर्थिक स्थिति बताने वाला ग्रह एक तो बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा ग्रह भी इनकी कुंडली में विशेष रूप से पीड़ित है। चंद्रमा ग्रह को शांत करने के लिए इनको चाहिए कि शिव जी के मंदिर में जाएं और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, अथवा गन्ने के रस से भी कर सकते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और जब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो जो कर्ज इत्यादि हैं उससे आपको
छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। साथ ही साथ आप हमारे संस्थान से जन्म कुंडली, आपकी जो अरिष्ट निवारण संग्रह है उसको मंगवाइए। इससे आपको लाभ क्या होगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि हम इतने छोटे समय में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए आप अपनी एक कुंडली मात्र लेके बैठे हैं तो 2 से 3 घंटा आपको विवरण देने में लग जाएगा। इसीलिए जब जो जन्म कुंडली होगी उसमें पूरी ग्रहों की स्थिति होगी, गणनाएं होंगी, उसका प्रतिफल होगा और उसका उपाय भी होगा। अगर आप मिल पाने में सक्षम है तो बहुत उत्तम बात है, क्योंकि मात्र ईमेल कर देने से आपका कार्य नहीं होगा। छोटा सा उपाय मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगा, वो कर लेंगे, थोड़ा सा लाभ होगा, लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अन्य दर्शकों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पूर्णतया लाभ पाना चाहते हैं तो पर्सनली मिलिए, किसी मुझसे मिलिए या किसी अन्य विद्वान ज्योतिषी से भी मिल सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से लाभ होगा। छोटी जानकारी से आपको पूरी तरह से लाभ नहीं होगा। या संस्थान से कुंडली मंगा करके अरिष्ट निवारण संग्रह, इसमें पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दी गई है, उसको जान करके आप उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जैसा मोहित जी की कुंडली में जो कर्ज इत्यादि है उसका जो उपाय है वो करके भी छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर ये तो हुई बात मोहित जी को लेकर, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सर पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कदम उठाया भी है, रोज हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो क्या ग्रहों का इफेक्ट होता है? किस वजह से ऐसी चीजें होती हैं कि अचानक से जो व्यक्ति अच्छे से उसका रोजगार चल रहा है, अचानक से इतना कर्जा बढ़ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? इसीलिए तो कहा जाता है कि ग्रह जो होते हैं, ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। हमारा जो जीवन है, संपूर्ण जीवन इन 12 भावों की कुंडलियों में तथा नवग्रहों के प्रभाव में हमेशा रहता है। जब ग्रहों की खराब स्थिति आती है तो मृत्यु तक की भी स्थिति आ जाती है, यानी दुर्घटनाएं हो जाती है, शत्रु प्रभावी हो जाते हैं और कर्जा आपके सिर पर अचानक बढ़ जाता है। जहाँ तक रही कर्जे की बात, कर्जे पर ही बात कर रहे थे कि कर्जों में हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में जो ग्रह धन के कारक होते हैं या शत्रु स्थान जो होता है, ये जब पीड़ित हो जाता है तो हम विशेष रूप से प्रभाव में आ जाते हैं, शत्रुओं के प्रभाव में आ जाते हैं या कर्जों के प्रभाव में आ जाते हैं। और अगर ये चीज़ें भी नहीं होती तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आपका धन का अपव्यय हो जाता है। तो ये ग्रह कौन कौन से? एक तो बृहस्पति ग्रह का पीड़ित हो जाना, छठे स्थान का पीड़ित हो जाना, दसम स्थान कर्म का स्थान है उसका पीड़ित हो जाना, भाग्य स्थान का पीड़ित हो जाना इत्यादि बहुत सारे कारण हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसी ही स्थिति के कारण कर्जा या शत्रु या रोग उत्पन्न हो। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये नहीं कि आपने अभी एक व्यक्ति को, मोहित जी को बताया कि ये उपाय कर लीजिएगा, इस उपाय से आपको छुटकारा मिल जाएगा, तो ये सबके ऊपर नहीं लागू होता। हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं। इसलिए किसी भी मार्गदर्शक का, किसी भी अच्छे ज्योतिषी विद्वान के पास में जाकर के परामर्श लेना आवश्यक होता है। उस परामर्श को लेकर के उसके अनुसार जो रेमेडी बताई गई है, जो अनुष्ठान बताए जाते हैं, जो मंत्र जप बताए जाते हैं, जो रत्न इत्यादि बताए जाते हैं, उसको करने से आपको पूरी तरह से लाभ होता है। चलिए, तो मोहित जी की समस्या का समाधान हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको नंबर डायल करना है जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। आप कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में आचार्य जी से बात करिए, आपको समाधान बताया जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय बताए जाते हैं जो आपको कहीं बहुत दूर जाकर करने की जरूरत नहीं है। इन उपायों को आप घर बैठकर कर सकते हैं और इन उपायों को करके देखिए कि किस तरह से आपकी जिंदगी में जो परेशानियां पिछले काफी समय से आ रही थी, जो दुख के बादल आपके सर पर मंडरा रहे थे, वो कितनी जल्दी हट जाते हैं और आपके चेहरे पर, आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों के बादल छा जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं और पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी आचार्य जी से आप मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल हम अगला मेल ले रहे हैं। आचार्य जी, अगला जो मेल है वो हमारे पास आया है जागृति खंडेलवाल का। जागृति खंडेलवाल,
जी। इनका जागृति जी का बर्थ डिटेल क्या है? ये लुधियाना पंजाब से इन्होंने मेल भेजा है और जी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 दिसंबर 1990 दिसंबर 1990 और जन्म 8 का समय बजकर 35 मिनट का जन्म है इनका शाम का। 8:35 रात्रि का जन्म है। जी। जन्म इनका लुधियाना में हुआ है। जी। इनकी क्या समस्या है? इनकी समस्या ये है, ये अपने पेरेंट्स को लेकर परेशान हैं और इन्होंने कहा है कि मेरे पेरेंट्स की जन्म कुंडली नहीं है, क्या आप मेरी जन्म कुंडली देखकर बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स इतने बीमार क्यों रहते हैं और टेंशन में क्यों रहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब जैसे जन्म जागृति जी की जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार इनकी जन्म कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और कल कर्क लगन में ही बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। जी। और चंद्रमा जो है वो अष्टम स्थान में, कर्क लगन का अधिपति जो चंद्रमा है। दूसरा सूर्य ग्रह। दर्शकों मैं बता दूं कि अगर माता पिता के बारे में विचार करना हो तो विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का विचार कर लीजिए पूरी तरह से। यानी सूर्य के अनुसार जो कुंडली बनाई जाती है वो पिता की हो गई और चंद्रमा के अनुसार जो कुंडली बनेगी वो माता की हो गई। तो यहाँ पर हम जब जैसा देख रहे हैं कि सूर्य छठे स्थान में बैठा हुआ है। दर्शकों मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में छठा, आठवां और 12वां भाव जो होता है वो हमेशा नष्ट भाव, यहाँ पर जो भी ग्रह जाते हैं या इनके अधिपति जिन भाव में बैठते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो पिता के बारे में जब विचार करते हैं, छठा भाव देखते हैं, वहाँ पर सूर्य जो है वक्री ग्रह के साथ में, बुध ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। बुध ग्रह का अपना कोई स्वभाव नहीं होता। साथ में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है। शुक्र ग्रह यहाँ पर शत्रु घर में बैठा हुआ और शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है यहाँ पर बैठेगा, छठे स्थान में बैठेगा, तो स्वाभाविक रूप से इनके पिता को कष्ट होना, पिता को रोग इत्यादि हो जाना, उनको कष्ट होना, उनके व्यापार में या उनके रोजगार में, नौकरी इत्यादि जो होती है उसमें अवनति हो जाना इत्यादि बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। दूसरी बात माता के लिए लेते हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पर पूरी तरह से पीड़ित है। तो इनको चाहिए, जागृति जी को चाहिए कि इन दोनों यानी आपके माता पिता किस प्रकार से उनका जीवन सुखमय रहे, और माता पिता सुखी रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा, प्रति सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायक रहेगा। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सुबह सूर्योदय के समय 3 बार भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। इससे आपके पिता को पदोन्नति भी मिलेगी और उन्नति के साथ साथ में अगर रोग इत्यादि से पीड़ित है तो उनको जो है उस पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर माता पीड़ित हैं, अभी माता पिता के लिए ही कष्ट के लिए इनको बताया, तो माता पीड़ित है तो चंद्रमा को यहाँ पर प्रसन्न करना है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से भगवान शिव की, क्योंकि चंद्रमा जो है भगवान शिव के ऊपर विराजमान होते हैं, अमृतमय होते हैं, कच्चे दूध से इनका अभिषेक करना, भगवान शिव का महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का जप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से चंद्रमा की प्रसन्नता होती है और जब महामृत्युंजय जप करेंगे तो चंद्रमा ग्रह भी प्रसन्न होगा। साथ ही साथ विशेष रूप से देखा गया है कि अगर यहाँ पर पीड़ित होगा तो माता किसी न किसी रोग से जरूर पीड़ित होगी, उस रोग से उनको जरूर छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ अपनी आप जन्म कुंडली अवश्य अरिष्ट निवारण संग्रह अवश्य बनवाएं, किससे, क्योंकि आपका भी जीवन है, अपने जीवन में भी खुशियाँ लानी है। माता पिता के साथ में आपको भी चाहिए कि आपकी कुंडली में जो देख रहा हूँ कि केतु और गुरु का जो अवयोग लगन में बना हुआ है, इसका भी विशेष रूप से निवारण कराना आपके लिए परम आवश्यक है। इसके लिए भी अनुष्ठान आपको अवश्य कराना चाहिए। आपकी कुंडली हम विशेष रूप से अगर विचार करें तो आपका भी आगे जो आने वाला जीवन है विशेष रूप से सप्तम स्थान शनि और राहु के द्वारा पीड़ित है, और ये पीड़ा जो है आपका जो आने वाला वैवाहिक जीवन है उसमें पीड़ा पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से या आप हमारे यहाँ आकर के संस्थान में मिल करके आप अच्छी तरह से कुंडली का अध्ययन कराएं, उसके अनुसार जो उपाय बताए हैं उनको फॉलो करें, आपका जीवन सुखमय होगा, आपके माता पिता जो हैं वो भी खुश हो जाएंगे। आचार्य जी आप आए और आपने इतना अमूल्य समय दिया, इतने सारे दर्शकों की परेशानी का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।
और दर्शकों, जाते जाते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है वो आधे घंटे का है और आधे घंटे के दौरान अगर आप सोचते हैं कि आप सभी के फोन कॉल्स का जवाब दे दिया जाए या फिर आप सभी के ईमेल का जवाब दे दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि करोड़ों लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और इतने सारे ईमेल हमारे पास आते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी भी बारी जरूर आएगी, आपकी समस्या का समाधान जरूर आएगा। लेकिन अगर कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।